नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। और मेरे साथ हमारे साथ बृजेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं। उनसे आज चर्चा करेंगे कि तेलंगाना विधानसभा की कुल 119 सीटों का क्या हाल है। दरअसल आपको बता दें कि तेलंगाना विधानसभा की कुल 119 सीटों के लिए 2290 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और राज्य के 3 करोड़ 26 लाख मतदाता इनकी किस्मत का फैसला आज कर रहे हैं। राज्य में 35,655 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य भर में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि छिटपुट घटनाएं भी हुई हैं, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है। लेकिन अगर इससे पहले बात करें, आज चुनाव हो रहे हैं, आज मतदान हो रहा है, लेकिन उससे पहले चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर बात करें केसीआर की पार्टी बीआरएस की, सभी ने पूरे तरीके से चुनावी ताल ठोकी है और बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियां करके पूरे तरीके से अपने पक्ष में मतदान करवाने की अपील की है। अब आज कई मुद्दों को लेकर जो तमाम मतदाता हैं वो मतदान कर रहे हैं और पूरे तरीके से तमाम जो मतदाता हैं उनकी किस्मत का फैसला कर रहे हैं। और आज ईवीएम में तमाम मतदाता किस्मत को कैद कर रहे हैं एक तरीके से, तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार बृजेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ उनका पहले से मैं आपसे करवा चुकी हूं। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ खास कार्यक्रम में। तेलंगाना में आज मतदान हो रहा है और क्योंकि काफी अहम तेलंगाना है राजनीति के मद्देनजर अगर बात करें, और आज की अगर बात की जाए तो इतनी ज्यादा वोटिंग हो रही है, उससे पहले तमाम जो प्रत्याशी हैं वो आ रहे हैं, वो तेलंगाना में आए, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें या फिर तमाम जो दिग्गज हैं उनकी बात करें, और खासकर केसीआर वो चाहते हैं सत्ता वापसी। किस तरीके से आप समीकरणों को देख रहे हैं? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि बीआरएस यानी कि भारत जो राष्ट्रीय समिति है, जो कि केसीआर की पार्टी है, 2018 में जो चुनाव हुए थे उस दौरान उस पार्टी ने 119 जो सीट है विधानसभा के, उसमें करीब 88 सीट उन्हें मिले थे। और उस दौरान बीजेपी को 2 सीट मिले, कांग्रेस को 7 मिले थे। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि इस बार भी बीआरएस ऐसे कवायद कर रही है और बीआरएस को पूरी तरह से उम्मीद है। खासतौर पर माना जा रहा है कि केसीआर अब तीसरी बार वो ताजपोशी के आस लगाए हुए हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इस बार थोड़ी सी समीकरण थोड़े से फैल रहे हैं, यानी कि 2018 में जो चुनाव हुए थे और जिस तरह से केसीआर को काफी सपोर्ट मिला था, 88 सीट मिले थे, तो इस बार हो सकता है कुछ कम हो, क्योंकि कांग्रेस भी पूरी तरह से कवायद की है और कांग्रेस ने लामबंदी की है, राहुल गांधी ने भी बड़ी जोर लगाई है। तो हो सकता है, और यही नहीं, जो राहुल गांधी की इससे पहले जो भारत जोड़ो यात्रा रही है, उस दौरान भी इस पूरे जगह से जब राहुल गए थे और तो उसके बाद से एक माहौल कांग्रेस के सपोर्ट में जरूर बना है। तो हो सकता है इस चुनाव में जिस तरह 2018 में जो चुनाव हुए थे और 88 सीट बीआरएस को मिली थी, तो इस बार हो सकता है कांग्रेस कुछ डेंट लगा सकती है। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन बीजेपी एक बड़ी कवायद ये कर रही है कि अब न अपना जनाधार जो भी दक्षिण के राज्य हैं, क्योंकि साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर बीजेपी किसी भी स्टेट्स पे अपनी गवर्नमेंट नहीं है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती और चिंता यह है कि किस तरह से अपने जनाधार को दक्षिण के जो तमाम राज्य हैं, क्योंकि इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो पूरा उत्तर भारत है यानी कि नॉर्थ इंडिया है, यहां पर बीजेपी ने अपना किला तो फतह किया है और काफी हद तक कहा जाए कि अब भी बीजेपी के सपोर्ट में माहौल बना हुआ है। वैसे 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे, लेकिन इससे पहले साउथ में यानी कि 2024 से पहले साउथ में किस तरह से अपने प्रभाव का विस्तार किया जाए, अपने पार्टी के का जनाधार बढ़ाया जाए, तो इस लिहाज से बीजेपी काफी कुछ कवायद कर रही है। और यही नहीं, तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई रैलियां की है और रैलियां काफी प्रभावशाली रही है। लेकिन ये रैलियां कितनी मतों में तब्दील हो पाएंगी, ये सबसे अहम बात रहेगा। लेकिन जहां तक अलाइज है, यानी कि एक जनसेना है जो कि वहां की छोटी पार्टी है, वो भी बीजेपी के साथ एक अलायंस बना है, और इसके अलावा कांग्रेस और सीपीआईएम में भी अलायंस है। लेकिन ये अलायंस बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि जो भी अलायंस है उनको ज्यादा सीट मेन पार्टियों ने नहीं दिया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि केसीआर के लिए एक स्मूथ सेलिंग जरूर है। लेकिन
अहम बात यह है, आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया और दक्षिण का जिक्र खासकर किया। दक्षिण को बीजेपी मुक्त कर चुकी है तमाम, जो चाहे वहां क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें या कांग्रेस की बात करें। अभी कुछ ही समय पहले कर्नाटक में चुनाव हुए थे, आपको याद होगा, और येदियुरप्पा को उस समय साइडलाइन किया था बीजेपी ने, और उसके बाद जब वहां पर सरकार बनी कांग्रेस की तो ये साफ हो गया था कि दक्षिण जो है वो पूरे तरीके से बीजेपी मुक्त हो चला है। लेकिन अब तेलंगाना में जब चुनाव हो रहे हैं और ये दक्षिण का जो एरिया है वहां पर कांग्रेस की काफी अच्छी पकड़ है। भारत जोड़ो यात्रा का भी आपने जिक्र किया और उस समय बहुत अच्छी पकड़ बनाई है भारत जोड़ो यात्रा ने। ऐसे में प्रधानमंत्री ने भी कई रैलियां की है, लेकिन क्या कर्नाटक में भी रैली की थी, आपको याद होगा, 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा रोड शो किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो क्या वही समीकरण यहां पर बनते दिखेंगे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच नेक फाइट जो हम कहते हैं वो यहां पर खास ज्यादा देखने को नहीं मिले, क्योंकि बीआरएस काफी ज्यादा अच्छी पकड़ बना रखी है यहां पर। देखिए, कोई इसमें शक की बात नहीं कि बीआरएस और केसीआर का कहा जाए कि एक जादू है वहां पर इस पूरे स्टेट में, यानी कि तेलंगाना में अब भी केसीआर का जादू है। और केसीआर जो 2 बार सीएम बने हैं और तीसरी बार सीएम बनने की कवायद में हैं, तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि वहां के जो तमाम लोग और तमाम जो लोग वहां की आवाम है स्टेट की, वो इस बात को भली भांति जान रही है और समझ रही है कि केसीआर ने ही अपने बलबूते और अपनी मेहनतों की बदौलत ही इस स्टेट का निर्माण किया है, अब स्टेट को बनाया है। और केसीआर ने जाहिर तौर पर अपने स्टेट के आवाम के लिए काफी कुछ नए नए जो स्कीम्स लाए हैं और बहुत कुछ किया है। लेकिन इस बीच में एक बड़ी बात यह है कि केसीआर के खिलाफ भी जो करप्शन के केसेस सामने आए हैं, उसके बाद से उनकी छवि थोड़ी बहुत धूमिल तो हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी ज्यादा केसीआर की कहा जाए कि उनकी छवि में ज्यादा डेंट नहीं हुआ है कि कांग्रेस और बीजेपी की पार्टियां हैं और ये उनके नेता जो तेलंगाना में है इसका काफी फायदा ले पाए। तो जाहिर तौर पर केसीआर का अब भी बड़ा एज है, लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा रही है वो वाकई साउथ में, यानी कि नॉर्थ से ज्यादा साउथ में इसका प्रभाव दिखाई दिया था। और कयास लगाया जा रहा है और मेरा पूरी तरह से कयास यही है और मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार कांग्रेस को कुछ ज्यादा, यानी कि 2018 के चुनाव के से कुछ ज्यादा सीट इस बार जरूर कांग्रेस को मिल पाएंगे। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं कि अब भी केसीआर का जनाधार बहुत स्ट्रांग है और यही नहीं, एक केसीआर का एक राइडू स्कीम है और उस स्कीम के तहत बताया जा रहा कि 2018 के चुनाव में यही स्कीम बहुत कुछ फायदेमंद किया था, फायदा दिया था। तो इस बार भी माना जा रहा है कि क्योंकि चुनाव आयोग ने शुरुआती दौर में इस स्कीम को लॉन्च करने पर रोक लगाई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि चुनाव से कुछ दिन पहले इसको लॉन्च किया गया था। तो इस लॉन्चिंग स्कीम यानी इस बड़े स्कीम के लॉन्च होने के बाद अब केसीआर और बीआरएस पूरी तरह से आश्वस्त है कि उनकी पार्टी दोबारा सत्ता में, यानी कि तीसरी बार उनकी ताजपोशी बतौर सीएम हो पाएगी, ये एक बड़ी बात रहेगी। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं कि सीपीआईएम कहा जाए कांग्रेस और उसके जो अलाइज हैं, ये बहुत ज्यादा डेंट नहीं कर पाएंगे। बीजेपी सिर्फ यही चाह रही है कि अभी साउथ में किसी भी स्टेट्स में, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि साउथ के किसी भी राज्य में जो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, तो बीजेपी का फिलहाल जो स्ट्रैटेजी और रणनीति यही है कि किसी भी तरह से दक्षिण में अपना जनाधार बढ़ाया जाए, भले कुछ ज्यादा वहां अपनी सरकार नहीं भी बने, लेकिन उनकी कवायद, बीजेपी की कवायद यही है कि किसी भी सूरत में बीजेपी का जो कैडर बेस है वो बढ़े। और इस लिहाज से अपनी स्ट्रैटेजी, उसी स्ट्रैटेजी पर काम भी किया है। और पीएम की रैली यानी कि होम मिनिस्टर की जो रैलियां तेलंगाना में हुई है, ये तेलंगाना में जो भी इस तरह की रैलियां हुई हैं उनका फायदा इसी तौर पर बीजेपी देख रही है। लेकिन कांग्रेस को काफी उम्मीद है, खासतौर पर बताया जा रहा है कि माना जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद तेलंगाना में चुनाव के दौरान जो राहुल गांधी की कई रैलियां रही है, उस रैलियों में भी भीड़ रहा है, प्रभावशाली रही है रैलियां। और कांग्रेस मान रही है कि पिछली बार यानी कि 2018 में चुनाव में कांग्रेस को जो सीट्स मिले थे उससे वो शायद डबल फिगर में बढ़े और ज्यादा उसको फायदा मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और बृजेंद्र जी, देखिए, सबसे अहम बात यह है कि ये जो चुनाव है, कोई भी पार्टी पीछे नहीं रही है। छोटे से छोटा नेता, और खासकर अगर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर अमित शाह की बात करें, जेपी नड्डा हैं, और अगर उधर से कांग्रेस से बात करें तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, तमाम ये जो लोग हैं ये पूरे तरीके से मौजूद रहे हैं चुनावी रैलियों में। लेकिन इस बीच कई तरीके के चुनावी वायदे किए गए हैं।
कौन से चुनावी वायदे जनता को जो एक कह सकते हैं ना कि लुभा सकते हैं चुनावी वायदे, आज के मतदान में जनता किन मुद्दों को देखकर वोट करेगी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जहां तक चुनावी वायदों और चुनाव के दौरान जो लोक लुभावन जो स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं, तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि इसका फायदा जरूर हो रहा है। और आवाम चाह रही है कि चूंकि आवाम चाह रही है कि कुछ इस तरह के फायदे, यानी कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ये, तो जो ये एक फ्रीबीज है, फ्रीबीज का जो कल्चर कहा जाए कि आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है, अब आहिस्ता आहिस्ता इस कल्चर को देश की जो तमाम पार्टियां हैं वो भी यूज कर रही हैं। तो जाहिर तौर पर इस चुनाव में भी, तेलंगाना में जो आज चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव प्रचार के दौरान भी हर पार्टियों ने एक फ्रीबीज की एक लड़ी लगाई है और चाह रहे हैं कि इस फ्रीबीज के थ्रू भी वो आवाम को लुभाए। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं कि कांग्रेस ने भी कुछ अब अपने किए हैं, अब अपने वादे किए हैं, बीजेपी ने भी किए हैं। लेकिन इसमें जो भी बीआरएस का शुरुआती दौर है, यानी कि बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं, बीआरएस का जो स्कीम है, रायदू स्कीम, ये स्कीम माना जा रहा है कि कहा जाए कि ट्रम्प कार्ड है। क्योंकि इस बार ऐसे शुरुआती दौर में ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है ये स्कीम लॉन्च नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस पर अंतिम दौर में थोड़ी रोक भी लगाए थे। लेकिन बाद में इस स्कीम को छूट दी गई, ये स्कीम लॉन्च भी हुआ। तो बीआरएस और केसीआर खासतौर पर मान के चल रहे हैं कि इस बार 2018 में जो एक बड़ा माहौल बना था सपोर्ट में, वही माहौल की पुनरावृत्ति इस बार भी हो सकती है। केसीआर और बीआरएस की जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं ये मानकर चल रहे हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि फ्रीबीज की जो शुरुआत हुई है, अब और आने वाले चुनाव में भी ये ट्रेंड रहेगा। और यही नहीं, माना जा रहा है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उस दौरान भी इस तरह के फ्रीबीज की तैयारी है। और हर पार्टी, तमाम पार्टियां इस कहा जाए कि इस होड़ में है और हर कोई फ्रीबीज के थ्रू आवाम को, मतदाताओं को रिझाने की कवायद कर रहा है। तो जाहिर तौर पर इसका एक असर तो दिखाई देगा ही। लेकिन चूंकि तेलंगाना की जहां तक बात है, तो वहां पर बीआरएस और पार्टियां, यानी कि बीआरएस हो गई, बीजेपी हो गई और आपका कांग्रेस हो गई, इन तीनों में, बीआरएस और कांग्रेस और बीजेपी, इन तीन दोनों के बीच में फासले बड़े लंबे हैं, फासले बहुत बड़े हैं। तो जाहिर तौर पर इसका फायदा न तो बीजेपी को मिल पाएगा और न ही कांग्रेस ने जो शुरुआती दौर में फ्रीबीज का ऐलान किया है उसको मिलेगा। तो इसमें पूरी तरह से कहा जाए कि बीआरएस को पूरी तरह से एज है और केसीआर का पूरी तरह से संभावना है। और उम्मीद यही है कि तीसरी बार उनको तेलंगाना के मुख्यमंत्री की ताजपोशी मिल सकती है। जी बिल्कुल। लेकिन ब्रजेंद्र जी देखिए, बीजेपी तो पूरे तरीके से मुक्त हो चली है दक्षिण से। अब बात अगर बीआरएस की आप कर रहे हैं, और बीआरएस को पूरे तरीके से आज आपने बताया, लेकिन क्योंकि 2024 के चुनावों का सेमीफाइनल, इन चुनावों को हम देख रहे हैं सेमीफाइनल के तौर पर कि यहां पर जिसने बाजी मारी वो 24 में अच्छा कर सकता है। बीआरएस को पूरे तरीके से आज है, 2 बार सरकार बना चुकी है, तीसरी बार एक बार फिर से केसीआर चाह रहे हैं कि वो चुनाव में, सत्ता में एक बार फिर से आ जाएं। लेकिन आम जनता का रुख क्या है, ये मैं आपसे जानना चाह रही हूं, क्योंकि आज मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं, कई प्रतिशत वोटिंग हो रही है, हालांकि जागरूक है मतदाता, लेकिन मुख्य वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर हम ये अंदाजा लगाएं कि जनता इन मुद्दों को लेकर वोट करने ही वाली है आज? देखिए, 2 चुनाव हैं भारत में, 2 चुनाव, एक तो विधानसभा चुनाव और एक लोकसभा चुनाव। तो विधानसभा चुनाव में जो होते हैं वो लोकल मुद्दे, यानी कि जो स्थानीय और स्टेट के जो मुद्दे हैं उस पर ही खास तौर पर जोर दिया जाता है। और जब लोकसभा का चुनाव होता है, यानी कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, उस दौरान बड़े बड़े मुद्दों को कहा जाए कि पर वोट दिया जाएगा, बड़े बड़े मुद्दों को तवज्जो और तरजीह दिया जाएगा। लेकिन जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं, तेलंगाना में जो चुनाव हो रहे हैं उस दौरान आवाम चाह रही है कि उनको दो चीज मिले, फ्रीबीज भी मिले और जो फायदा, यानी कि लोकल इश्यूज जो भी उनकी सड़क, बिजली, पानी, ये सब भी तो सहूलियत मिले ही। और आवाम का एक बड़ा जो कहा जाए कि बड़ा वर्ग है वो फ्रीबीज के सपोर्ट में है। तो अब ये दोनों काम कर रहे हैं, एक तरफ तो फ्रीबीज भी हैं और दूसरी तरफ जो भी सत्ता में आई है, यानी कि इससे पहले जो इस समय जो बीआरएस सत्ता में है, तो उसने क्या काम किया है, किस तरह का काम किया है, और जो विधायक रहे हैं, जिस क्षेत्र के रहे हैं, उनकी क्या रही है, उनकी छवि क्या रही है और उन्होंने किस तरह से काम किया है, इस पर सब चीज डिपेंड करेगा। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं कि इस बार माना जा रहा है कि बीआरएस का काम अहम रहा है और हर तरह से उनकी
प्रशंसा तो हुई है और केसीआर के नेतृत्व में बीआरएस ने काफी सफल काम किया है, लेकिन अंत में एक करप्शन की चार्जेस बीजेपी ने और कांग्रेस ने लगाए हैं, तो इसको माना जा रहा है कि थोड़ा बहुत डेंट होगा, लेकिन ज्यादा डेंट की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और आवाम इस सूरत पर और इस भरोसे पे कहा जाए कि वोट दे रही है कि फिर दोबारा शायद केसीआर आएंगे और एक तरह से जो स्टेट, जो नया स्टेट के केसीआर ने अपने नेतृत्व में बनाया है और जिस तरह से उसको सजाया है, एक बार फिर से सजाने सहेजने की कवायद करेंगे। लेकिन क्योंकि बीजेपी का बहुत बड़ा जनाधार उस स्टेट में नहीं है, कांग्रेस ने डेंट किया है। और यही नहीं, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा रही है, ये यात्रा उस पूरे क्षेत्र में, यानी कि कहा जाए कि पूरा जो दक्षिण का इलाका है वहां पर काफी कुछ उसको फायदा मिला है, लेकिन ये फायदा इतना नहीं मिल पाएगा कि वो बीआरएस को एक बड़ा थ्रेट या कड़ी टक्कर दे। तो जाहिर तौर पर तेलंगाना का चुनाव है, लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं कि 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएंगे सब स्टेट्स के, जो 5 स्टेट्स में जो हुए हैं चुनाव, उस दौरान ये पूरी तरह से साफ होगा। लेकिन इसमें शुरुआती दौर से ही आज ही दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से तीसरी बार ताजपोशी केसीआर की होना तय माना जा रहा है। ठीक है ब्रजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो सुना आपने ब्रजेंद्र जी को, जिस तरीके से उन्होंने साफ बताया कि 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो जाहिर सी बात है कि बीआरएस एक बार फिर से सत्ता में आने की तैयारी में है और वो सत्ता में आ भी सकती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अब बात लखनऊ की कर लेते हैं, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों से संवाद किया और लखनऊ आगमन पर यह संवाद किया गया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। बोलिए, आप बोलते जाइए, आप बोलिए, आप बोले इन्हें दूसरा माइक दें, तत्काल प्रभाव से। आप यूं ही बोले, जोर से बोलिए। हेलो जी, मेरा नाम बदलू राजपूत है और मेरे पिता का नाम श्री रमन लाल है। मैं फेस 3 जानकीपुरम लखनऊ का रहने वाला हूँ और मेरे घर में काफी प्रॉब्लम थी और बरसात में काफी बारिश होती थी तो मकान टपकता था। तो जैसे मेरे मेहमान फैमिली या परिवार वाले लोग आते थे रिश्तेदार, तो काफी दिक्कतें होती थी, कहाँ उनको बैठा लें, कहाँ ना बैठा लें।
लेकिन पीएम आवास योजना के तहत मुझे पता चला जैसे, तो मैंने एक फॉर्म भरा और मेरी पहली किस्त आ गई। उसके बाद धीरे धीरे किस्त आती रही और मैं अपना मकान बनाता गया और आज मेरा पूरा मकान कंप्लीट है। और कंप्लीट होने के बाद आज मैं और मेरा पूरा परिवार सुखी और शांति से रह रहा है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई हमको परेशान किया। बहुत धन्यवाद बदलू राजपूत जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना स्थान ग्रहण करें। JNULM योजना के अंतर्गत सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास हेतु लक्ष्मीबाई स्वयं सहायता। तो बीजेपी की तरफ से विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो उत्तर प्रदेश में भी शुरू हुई। लखनऊ में इसका आगाज किया गया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से संवाद किया, लाभार्थियों से संवाद किया और इसी के साथ जेपी नड्डा ने भी इस दौरान लोगों को संबोधित किया। आम जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। तो आपको बता दें कि लखनऊ में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का कार्यक्रम महासम्मेलन में शामिल हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान उन्होंने लोगों को भी संबोधित किया। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ महासम्मेलन में शामिल हुए। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का यह कार्यक्रम था जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया। लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कई तरीके की जानकारी उन्होंने दी। आपको बता दें कि गोमती नगर में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का कार्यक्रम जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज इस कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने कई तरीके की जो बातें हैं वो उद्यमियों से साझा की है। आपको बता दें कि उद्यमी महासम्मेलन ये था। इस मौके पर उन्होंने उद्यमियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के कामों का भी जिक्र किया और कहा कि एमएसएमई योजना के तहत उद्यमियों को काफी लाभ मिल रहा है। उन्होंने उद्यमियों से कहा कि अगर आपका उत्पाद अच्छा होगा तो ग्राहक को आपका जरूर सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो दिखता है वो बिकता है और इसी के तहत काम करने की जरूरत है। आपका प्रोडक्ट तो अच्छा होना ही चाहिए, पैकेजिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो तस्वीरें आपने देखी जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्यमी महासम्मेलन में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के तमाम कार्यों को लेकर जानकारी दी है और खासकर एमएसएमई को लेकर उन्होंने जिक्र किया। इसी बीच अब आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर जेपी नड्डा ने भी संबोधन किया। लाभार्थियों को संबोधन में क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनाते हैं। जो 15 नवंबर को शुरू हुई है ये 25 जनवरी को समाप्त होगी और इसमें सभी पार्टी, सभी लोग जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हमारे मंत्री, प्रदेश के मंत्री, हमारे विधायक, हमारे नगर परिषद के सदस्य, हमारे नगर पालिका के सदस्य, हमारे मेयर, सभी लोग इसमें जुड़ने वाले हैं और इस कार्यक्रम को अच्छे से आगे बढ़ाने वाले हैं। अब इसमें करना क्या है, विकसित भारत कैसे होगा? तो प्रधानमंत्री जी ने जब 55 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को, गरीब लोग जिनका, और वो जाति से संबंधित नहीं है, प्रोफेशन से संबंधित है, रेहड़ी वाला, फेरी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, बाल काटने वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, लिफ्ट मैन, ऐसे गरीब लोगों को, 55 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी ने गंभीर बीमारियों से लगभग 2,500 बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार दिया। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।
हे